नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए क्लास 6 एनसीईआरटी भूगोल से पाठ नंबर 6, जिसका नाम पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप है, इसके पाठ का हम आपके लिए सारांश लेकर आए हैं। और साथ में आप जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमको एक एग्जैक्ट अंदाज़ा हो जाए कि आप में से कितने सारे अभ्यर्थी जो है सीरियसली तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 की हमारे साथ में। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमने इससे पहले भूगोल एनसीईआरटी का क्लास 6 का आप लोगों को मैराथन भी दिया था, जिसमें हमने जो शुरुआती जो 5 चैप्टर से ये हमने आपको कवर कराया था। 3 चैप्टर्स यहाँ पे बचे रह गए थे, जिनको हम एक एक करके बारी बारी से ख़त्म करेंगे। तो इससे पहले हमने सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ एवं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये महत्वपूर्ण चैप्टर्स हमने कर लिए थे। मानचित्र वाले चैप्टर की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप में से जिन भी अभ्यर्थियों ने भूगोल मैराथन क्लास 6 का ना देखा हो तो देख लीजिएगा, बहुत ही सरल शब्दों में आपको क्लियर हो जाएगा। आज के इस पाठ में हम आपको पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, जिसमें आपको पर्वत श्रृंखलाओं से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलेंगे। अब देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी अभ्यर्थी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी अभ्यर्थी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर जोड़िए चैनल से, यही आपका हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर चैप्टर है, और चैप्टर में जो सबसे पहला फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से, कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। तो पर्वत होने के लिए 600 मीटर से अधिक ऊंचाई होनी चाहिए और खड़ी ढाल होनी चाहिए, ये 2 कंडीशंस होती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य गतियों के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर लगातार आंतरिक गति होती रहती है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत सारे स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, जिनसे पहाड़ का निर्माण होता है, पठार का भी निर्माण, और साथ में जो है कहीं धंस भी जाती है। तो ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझाया गया है। विभिन्न स्थल स्वरूप यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, और जिसमें सबसे ऊंचा जो पर्वत होता है, सबसे ऊंचा जो स्थल होता है वो पर्वत होता है, फिर पठार होता है, देन उसके बाद जो है मैदान आते हैं, इस प्रकार से। और यहाँ पर आप लोग नदी देख पा रहे हैं, और नदी में आप यहाँ पर डेल्टा देख पा रहे हैं, नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। नदी का मुहाना यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप वितरिका देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप सहायक नदी। यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि गंगा की जो है वितरिका नदी किसको बोला जाता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है। तो गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी नदी वितरिका नदी किसको बोला जाता है? और आप लोग साथ में कमेंट, उसी भी आंसर के साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया होती है, जिसमें पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। कभी भी किसी चीज़ का अपर्दन होता है तो जो है उसका हाइट या ऊंचाई कम हो जाता है, तो उसके द्वारा सतह जो होती है वो नीचे हो जाती है। पहाड़ जो है वो पठार में कन्वर्ट हो सकते हैं, और पठार जो है वो कुल मिलाकर मैदान में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपर्दन की क्रिया से सतह नीचे हो जाती है। फिर दूसरी प्रक्रिया होती है जो अपर्दन के बिल्कुल विपरीत होती है, जिसको हम निक्षेपण बोलते हैं। निक्षेपण मतलब होता है कि किस इकट्ठा होना, एक लेयर बाय लेयर इकट्ठा होना। तो निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। ये 2 प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपर्दन और निक्षेपण के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? तो बहता हुआ जल, वायु और बर्फ के द्वारा। फिर आते हैं पर्वत पर। पर्वत में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया है कि कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, जिन्हें हम हिमानी कहते हैं, या जिनको हम हिमनद भी कहते हैं। फेमस एग्जाम्पल आप लोगों को पता है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर जहाँ से एक बहुत ही फेमस नदी निकलती है, जिसका नाम है नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी ध्यान रखिएगा, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन हिमनद का उदाहरण है। फिर यहाँ पर बात करें तो पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें हम श्रृंखला कहते हैं। तो पर्वत एक सिंगल पर्वत भी हो सकता है, जिसका उदाहरण है माउंट किलिमंजारो। सिंगल पर्वत का, एकल पर्वत का जो उदाहरण है माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो तंजानिया देश में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो की खासियत क्या है कि सिंगल
एकल पर्वत है। इसके अलावा पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो पर्वत श्रृंखलाओं में हम आगे देख लेते हैं उदाहरण यहाँ पर। और सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को वलित पर्वत के बारे में भी जो है जानकारी दी गई है। तो वलित पर्वत के बारे में आप लोग इतना बस समझिए कि वलित पर्वतों का जो निर्माण होता है वलन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, और डिटेल में आपको इसमें नहीं जानना है। और इतना आप लोग समझिए कि जो पेपर का टुकड़ा होता है, एक पेपर लीजिए और पेपर को दोनों तरफ से जो है प्रेस कीजिएगा, तब ज़्यादा दबाव के कारण क्या होता है कि बीच वाला पार्ट जो होता है उठ जाता है, बीच वाला पार्ट जो होता है उठ जाता है इस प्रकार से। और जितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे उतना ज़्यादा उठता जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोल्डिंग प्रोसेस, फोल्डिंग प्रोसेस। और इसके वजह से जिस प्रकार के जो पर्वतों का निर्माण होता है उनको बोलते हैं हम फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत। अब यहाँ पर आगे आते हैं, कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के यहाँ पर आपको उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि हिमालय, आल्प्स और एंडीज। हिमालय आपको मालूम है कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, आल्प्स भी आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है, साथ में एंडीज पर्वत ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है कि मौना किया पर्वत है। तो ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग यहाँ पर इंग्लिश में हम इस प्रकार से लिखते हैं मौना किया। तो मौना किया पर्वत की खास बात क्या है, हवाई द्वीप में यूएसए में स्थित है, यूएसए में हवाई द्वीप है, ध्यान रखिएगा यूएसए के अंडर में आता है। और यह जो है कैरिबियन सागर में स्थित है, और कैरिबियन सागर आप लोगों को मालूम है कि प्रशांत महासागर का पार्ट है। तो उस प्रकार से जो मौना किया पर्वत है, मौना किया पर्वत की खासियत क्या है कि सागर की सतह के नीचे स्थित है, और इसकी जो कुल ऊंचाई है नीचे से लेकर तो ये आपका 10,205 मीटर, जो कि एवरेस्ट से 1 मील ऊंचा है। तो एवरेस्ट से भी ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, लेकिन वो कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं समुद्र तल से, तो समुद्र तल से एवरेस्ट ही सबसे ऊंचा है दुनिया का, लेकिन जहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है मौना किया पर्वत का, वहाँ से इसकी जो कुल ऊंचाई है 10,205 मीटर मानी जाती है। वैसे एवरेस्ट जो है आपको मालूम है सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत चोटी है पूरे विश्व की। फिर यहाँ पर आते हैं, पर्वत के 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो सबसे पहले वलित पर्वतों के बारे में हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं। तो वलित पर्वत में 2 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, वलित पर्वत में 2 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, फोल्ड माउंटेन्स में 2 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। पहला होता है प्राचीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत, और दूसरा होता है नवीन वलित पर्वत। 2 प्रकार के पर्वत होते हैं, और यहाँ पर आपको उदाहरण दिए गए हैं, तो आप उसको इसी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। हिमालय और आल्प्स यहाँ पर जो दिए गए हैं, हिमालय और आल्प्स ये नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। साथ में भारत की जो अरावली श्रृंखला है ये प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है, विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है भारत की अरावली, ये ध्यान रखना है। हिमालय और आल्प्स नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। फिर यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में बताया गया है कि उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन में, अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत जो है ये भी प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक बार हम आपको वलित पर्वतों का जो कॉन्सेप्ट है उसको डायग्राम के माध्यम से क्लियर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने मैप है। यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज पर्वत है, या रॉकी पर्वत जिसको बोलते हैं, रॉकीज बोलते हैं या रॉकी पर्वत बोलते हैं। तो रॉकी पर्वत या रॉकीज पर्वत ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, तो ध्यान रखना आप लोगों को रॉकी पर्वत। फिर उसके बाद जो है दक्षिण अमेरिका में जब हम आते हैं, दक्षिण अमेरिका में जब हम आते हैं तो यहाँ पर एंडीज पर्वत, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत, दोनों ही पर्वत किस के उदाहरण है, तो नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। इसके अलावा नवीन वलित पर्वत का उदाहरण यहाँ पर आपको जो है अफ्रीका महाद्वीप में एटलस माउंटेन मिल जाएगा। तो जो एटलस पर्वत श्रृंखला जो कि उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये भी आपका जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा यूरोप में देखेंगे तो आल्पस है जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो आल्पस जो है ये भी नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। बाकी हिमालय भी नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। ये आपको उदाहरण ध्यान रखने हैं। फिर अब आते हैं जो भारत में बात करें तो भारत में जो यहाँ पर स्थित है जिसको हम बोलते हैं अरावली, अरावली जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। तो अब प्राचीन वलित पर्वत देख लीजिए, सबसे प्राचीनतम आपका अरावली हो गया। इसके अलावा यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत की
यूराल पर्वत है। और यूराल पर्वत की खास बात है कि ये यूरोप और एशिया को अलग करता है, सीमा बनाता है। और यह जो है प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में प्रश्न इससे पूछा जा चुका है, एप्लेशियन से और यूराल से। तो एप्लेशियन पर्वत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एप्लेशियन पर्वत जो है ये यूएसए में स्थित है, अमेरिका में ज़्यादातर जो इसका भाग है अमेरिका में स्थित, थोड़ा बहुत भाग जो है वो कनाडा में भी है। तो कुल मिलाकर अमेरिका में स्थित है, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी कह सकते हैं। तो एप्लेशियन पर्वत ये प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है, प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो आशा करते कि आप लोगों को वलित पर्वतों का कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया होगा। कुछ नवीन वलित पर्वत है, कुछ जो है प्राचीन वलित पर्वत है। प्राचीन वलित पर्वत का जो एक खासियत रहता है, इनकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है, 1500 से 2000 मीटर के बीच में इनकी ऊंचाई जनरली पाई जाती है, इससे कम भी हो सकते हैं जैसे। और फिर इसके बाद जो वलित पर्वत रहते हैं, वलित पर्वत नवीन वलित पर्वत जो रहते हैं जैसे कि हिमालय है, तो आप लोग जानते हैं कि 8-8 हज़ार मीटर की ऊंचाई के पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं हिमालय में। फिर आगे बात करते हैं, फिर आते हैं दूसरे प्रकार का जो पर्वत है जिसको हम बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत, भ्रंशोत पर्वत को जो है इंग्लिश में हम ब्लॉक माउंटेन्स भी बोलते हैं। तो कभी कभी आपसे ब्लॉक पर्वत के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत, भ्रंशोत पर्वत। और जो भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है भ्रंश के बनने की वजह से होता है। यहाँ पर आपको एक फिगर बताया गया जिसपे भ्रंशोत पर्वत का यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर होता क्या है कि एक जो है यहाँ पर जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर जब एक बहुत बड़ा भाग, जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा भाग है और ये जो भाग है बीच में फाल्टिंग हुई, भ्रंश हुआ, फाल्ट जनरेट हुआ। फाल्ट जनरेट होने के कारण क्या हुआ कि ये अलग हो गए, और जब अलग हो गए तो कुछ इस प्रकार का जो है केस बन जाता है, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर। और जो ये वाला पार्ट है इसके मुकाबले उठा रहेगा, और ये वाला जो पार्ट है इसके मुकाबले उठा रहेगा। तो ये जो पार्ट है इसी को हम पर्वत बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत। और यहाँ पर जो घाटी का निर्माण होता है इसी घाटी को हम बोलते हैं भ्रंश घाटी, जिसका एक नाम यहाँ पर और भी दिया गया जिसको हम द्रोणिका भ्रंश भी बोलते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि ऊपर उठे हुए खंड को हम उत्खंड कहते हैं, या इंग्लिश में हॉस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में हॉर्स्ट बोलते हैं। तो आपसे हॉस्ट माउंटेन या उत्खंड भ्रंश पर्वत भी पूछा जा सकता है, एक ही नाम है सभी के, या भ्रंशोत पर्वत भी कहे। दोनों साइड आपका हॉस्ट पर्वत का निर्माण यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और बीच में जो है नीचे धसे हुए खंड को, जो नीचे धसा हुआ जो खंड रह जाता है उसको हम बोलते हैं द्रोणिका भ्रंश। इंग्लिश में इसको ग्रेबन बोलते हैं, ग्रेबन बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो नदी वाला पार्ट होता है, घाटी वाला पार्ट होता है भ्रंश का, द्रोणिका भ्रंश का, उसको इंग्लिश में हम ग्रेबन बोलते हैं, हिंदी में द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। उदाहरण कौन सा है? तो यूरोप की राइन घाटी, राइन घाटी और वासजस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो यूरोप में राइन नदी बहती है, और राइन नदी का बात करें तो एक तरफ वासजस पर्वत है, वासजस पर्वत है, और दूसरी तरफ ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। बीच में राइन नदी बहती है द्रोणिका भ्रंश में, भ्रंश घाटी में। और ये दोनों उदाहरण आपके जो आप देख पा रहे हैं ये भ्रंशोत पर्वतों के उदाहरण है, बोस्जस और ब्लैक फॉरेस्ट। राइन नदी किसका उदाहरण है? तो द्रोणिका भ्रंश का है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं आप लोगों का है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और साथ में जापान का फ्यूजियामा इस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है, तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। जापान की सबसे ऊंची चोटी है फ्यूजियामा, और ये ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया के बारे में एक फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि अत्यधिक दाब से पृथ्वी की आंतरिक परतों में अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण होता है, और मैग्मा जब बाहर आता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, मैग्मा आंतरिक परतों में मैग्मा बोलते हैं गर्म तरल पदार्थ को, और जब बाहर आ जाता है तो इसको हम लावा बोलते हैं। और इसके अलावा आपसे बीपीएससी टीआरई 3.0 में एक प्रश्न पूछा गया था कि ज्वालामुखी प्रक्रिया का अंतिम प्रतीक क्या होता है? तो आंसर था धुआरे या वातिमुख। तो ये क्या होता है इसके बारे में भी समझ लीजिए। तो धुआरे या वातिमुख, बड़ा अजीब सा प्रश्न था। तो धुआरे या वातिमुख किसको बोलते हैं? तो धुआरे या वातिमुख, जब एक बार ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो ज्वालामुखी
प्रक्रिया के आसपास क्षेत्र में, जो सक्रिय ज्वालामुखी के आसपास का जो भाग होता है वहाँ पर कई जगह पे छिद्र पाए जाते हैं, कई जगह पे आसपास के क्षेत्र में कई जगह पे छिद्र पाए जाते हैं, जिन छिद्र से जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद होते हैं आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, उसी के आसपास में खुले छिद्र वाले कुछ होते हैं जिनसे गर्म धुआं, भाप, ज्वालामुखी या गैसें निकलती हैं। तो इन्हीं जो छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं वातिमुख या धुआरे, जो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। और धुआरे या वातिमुख जो होते हैं ये दिखाते हैं कि उस पार्टिकुलर स्थान पे जो है पहले भी जो है निकट समय में एक घटना हो चुकी है ज्वालामुखी होने की। तो ज्वालामुखी का प्रक्रिया का अंतिम प्रतीक जो है माना जाता है धुआरे या वातिमुख। आगे बढ़ते हैं। पठार के बारे में बात करें तो दक्कन पठार के बारे में आपको बताया गया है। तिब्बत के पठार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। इसके अलावा अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। फिर है भारत में छोटा नागपुर पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात विभिन्न आयोग द्वारा पूछा गया कई बार। तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, याद होना चाहिए आपको। साथ में कर्नाटक में जोग जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर स्थित है। तो शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो दक्कन का पठार है भारत का, वो लावा पठार बोला जाता है उसको, जिसमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। और आपको पता है काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक जो है उपयोगी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। मैदान के बारे में आपको बहुत डिटेल में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही था। कुछ प्रश्न है उसको आप देख लीजिए। हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतों में। दक्कन पठार कहाँ पाया जाता है? तो पता है भारत में स्थित है। यांगत्से नदी, तो ध्यान रखिएगा, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी। यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला तो आल्प्स है। रॉकीज आपको पता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की चोटी है, पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर आप लोगों को फिगर के माध्यम से भी बता दिया गया, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। रॉकीज, एंडीज हो गया, साथ में एप्लीशियन प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण हो गया जो हमने डिस्कस कर लिया, एटलस हो गया, यूराल हो गया, आल्प्स हो गया, और यहाँ पर हिमालय हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में हमने जो एक था मैप वो हमने आपके लिए दे दिया, तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा। बाकी शॉर्ट्स के माध्यम से हम आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर करा देंगे। जैसे शॉर्ट्स के माध्यम से हम जो दुनिया भर के जो महत्वपूर्ण वोल्केनो हैं किस किस जगह पर स्थित है, किस किस देश में स्थित है, तो पर्वत, वोल्केनो, माउंटेन्स, ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बता देंगे। जैसे इटली में बहुत फेमस है, अमेरिका में फेमस है, अलग अलग जगह पे फेमस है, तो सब शॉर्ट्स के माध्यम से हम बता देंगे, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो ये क्लास है एनसीईआरटी भूगोल की आपको कैसी लगी, और आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको जो है इस भूगोल एनसीईआरटी का अगला चैप्टर का सारांश लेकर आएंगे। आज ही वो भी वीडियो आएगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।